हमारे सभी व्यूवर्स का स्वागत है। अगर आप राहुल गांधी मामले को समझना चाहते हैं, जहां पर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का संगम है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। एक करंट अफेयर्स है और समाचार पत्रों में लगातार न्यूज आ रहे हैं। क्या है मानहानि कानून? क्या आप भी इससे संबंधित मामलों में किसी पर आरोप लगा सकते हैं, या आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो मानहानि हो? कैसे सांसदों की अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन होती है? तो मैं बता दूं, चर्चा की शुरुआत गुजरात के सूरत जिले में जो सिविल अदालत है, बेसिकली वह क्रिमिनल बेंच है। तो गुजरात के सूरत की अदालत ने अप्रैल 2019 में करोल में राजनीतिक अभियान के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, और वह टिप्पणी थी, सभी चोर मोदी उपनाम वाले क्यों होते हैं। यही टिप्पणी थी और इसी टिप्पणी पर मानहानि का मामला दायर किया गया था गुजरात सूरत जिले के अदालत में। और दायर करने वाले थे कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को उन्होंने मुख्य आरोपी बनाया था। इस मामले में सजा अभी हुई है 2023 मार्च में। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन राहुल गांधी को जेल नहीं भेजा गया, उनको तुरंत जमानत दे दी गई ताकि इस निर्णय को वो ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके। तो यह इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड बनता है इस बात को समझने के लिए, जो सबसे पहले है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने यह मुकदमा दायर किया था। मुकदमा दायर करने वाले बीजेपी के एमएलए हैं और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी। क्योंकि इनका भी टाइटल मोदी है तो इनका भी मानहानि हुआ, क्योंकि आरोप था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो इंडियन पैनल कोड है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत ये कंप्लेन फाइल हुई थी। और इस कंप्लेन में कहा गया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया था और कहा था कि मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर होते हैं। यानी सभी चोरों का टाइटल मोदी क्यों होता है, यानी मोदी समाज के खिलाफ यह मामला था। और इसीलिए जो पूर्णेश मोदी हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने सूरत में मुकदमा किया था जिसमें यह फैसला आया है। नाउ इससे अब पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मानहानि का मामला है, जिसे कहते हैं डिफेमेशन, वो आईपीसी की धारा 499 और 500 से गवर्न होता है। यानी आपके पास 2 सेक्शन है आईपीसी का, एक 499 और दूसरा 500, और दोनों के बारे में जानना काफी सामयिक होगा। तो आईपीसी की धारा 499 के बारे में बता दूं कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है। यानी मानहानि को परिभाषित करता है धारा 499 आईपीसी की धारा है। क्या कहता है 499? चाहे बोलकर या पढ़कर या संकेत के माध्यम से अथवा दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अगर आप मानहानि करेंगे तो मानहानि होगा। यह तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया या बोला जाता है, या ऐसा इरादतन यानी इंटेंशनल किया जाता है। उक्त आरोप उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। यानी आप समझें 499
आईपीसी की जो धारा है वो कैसे मानहानि हो रहा है इसको परिभाषित करता है। वो कहता है बोलकर हो सकता है, पढ़कर, संकेत में या कुछ प्रस्तुति के माध्यम से, जिससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे और यह इरादतन हो, यानी इंटेंशनल साबित होना चाहिए कि जानबूझकर। और राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, यानी उन्होंने माफी नहीं मांगा है, मतलब उनका इंटेंशन क्लियर हो गया है और वो इस बात पर अंतिम समय तक अडिग रहे कि सभी चोरों का टाइटल मोदी होता है, यानी पूरे देश में मोदी समाज को उन्होंने चोर कह दिया। अब ये 499, 500 कहता है कि मानहानि साबित हो गया तो क्या दोष होगा, यानी कि क्या सजा होगी। 499 मानहानि को परिभाषित किया और 500 कहता है कि क्या दोष, क्या उसमें सजा होगी। तो इसके तहत जुर्माना भी होगा या बिना जुर्माना के सजा होगा, जुर्माना के साथ सजा या केवल जुर्माना, दोनों हो सकता है। तो 2 वर्ष तक कारावास यानी जेल का प्रावधान है। अगर यह साबित हो गया तो अधिकतम 2 साल तक। तो यह इंपॉर्टेंट है 499 और 500 को समझना। अब मानहानि के बारे में समझिए, क्योंकि आर्टिकल तो आपने पढ़ लिया अभी। मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठे बयानों को प्रचारित करने का कार्य है, यानी कि आप फॉल्सली किसी व्यक्ति को डिफेम कर रहे हैं, जो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि आम जन में इसे साधारण नजरिए से देखा जाता है। वैसे आप किसी को गाली दे दिए, किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा को आम बोलचाल में लोग कह सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रेप्यूटेड है, प्रतिष्ठित है और यह मुकदमा दायर करता है सिविल क्रिमिनल कोर्ट में 499, 500 के तहत, तो यह गंभीर हो सकता है। Defamation is the act of communicating false statement about a person that injure the reputation of that person when observed through the eyes of an ordinary man। तो यह इंपॉर्टेंट बात है समझने का। दूसरी बात, जानबूझकर किसी के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आप एक बात प्रचारित कर रहे हैं या बोल रहे हैं, कोई भी झूठ और गैर कानूनी बयान मानहानि यानी डिफेमेशन हो सकता है। अब भारत में अगर मानहानि कानून की बात करें, डिफेमेशन लॉ इन इंडिया, तो अनुच्छेद 19 आपका मूल अधिकार है और यह स्वतंत्रता का अधिकार है। 19(1) कहता है कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अपने विचार आप व्यक्त सकते हैं खुलकर और अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता अपने आप में पूर्ण नहीं है। मतलब ये जो 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यानी सीमाओं के अधीन है। और 19(2) सीमाओं को बताता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत बोलने की स्वतंत्रता में क्या सीमाएं हैं। तो कहता है 19(2) कि न्यायालय की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, डिफेमेशन और अपराध के लिए उकसाना यानी इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इस आधार पर आपके स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है, यानी सीमाएं हैं बोलने, विचार और अभिव्यक्ति की। तो ये इंपॉर्टेंट है और यही से मानहानि का जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, फ्लो होता है। नाउ भारत में मानहानि 2 तरह का होता है। एक सिविल रॉन्ग होगा, यानी सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक दृष्टिकोण से कुछ गलत आपने बोला, और दूसरा होता है दंडनीय अपराध यानी क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि सिविल डिफेमेशन हो सकता है और क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता है। सार्वजनिक रूप से की गई गलती यानी सिविल रॉन्ग वह गलती है जिसका निवारण आप मुआवजा दे दीजिए, पैसे में, मौद्रिक में, तो हो जाता है, यानी कि मौद्रिक मुआवजा दे दीजिएगा तो इसका निवारण हो गया अगर सिविल ऑफेंस है तो। लेकिन जो दंडनीय अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इस मामले में आपराधिक कानून किसी गलत काम करने वाले को दंडित करता है,
ताकि अन्य ऐसा न कर सके। तो मानहानि का दो एंगल हुआ, एक सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल कैसे सेटल होगा? मौद्रिक, यानी कि मौद्रिक मुआवजे के साथ। जिसका प्रतिष्ठा नुकसान हुआ उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। और क्रिमिनल है तो मुकदमा चलेगा और सजा मिलेगी और इसमें जेल भी हो सकता है, जैसा राहुल गांधी को 2 साल का जेल हुआ है। नाउ दंडनीय अपराध यानी क्रिमिनल अगर है, ऑफेंस है, तो मानहानि को संदेह से परा होना चाहिए। यानी कि यह साबित होना चाहिए कि यह जो मानहानि किया गया है वो इरादतन है, इंटेंशनल है और इससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सिविल में ऐसा बात नहीं है, हर्जाने के आधार पर काम सेटल हो जाता है। तो ये अदालत में संदेह से परे साबित हो जाना चाहिए, तब ये बात आगे बढ़ती है। ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है आपका, आप बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन उस पर मानहानि का कानून लागू होता है। यानी ये नहीं है कि जो बोलना है बोलिए, किसी के बारे में कुछ भी बोलिए और भी इंटेंशनल। इस बात पर प्रायः तर्क होता रहा है कि मानहानि कानून संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है। यह लगातार डिबेट चल रहा है जब से संविधान लागू हुआ तब से आज तक, कि यह जो मानहानि कानून है वो 19 का उल्लंघन करता है। 19(1) में जो राइट है, फंडामेंटल राइट, बोलने की आज़ादी, उसका उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानहानि का जो आपराधिक प्रावधान संवैधानिक रूप से ओके है, मान्य है, और वह स्वतंत्र भाषण के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। आप स्वतंत्र रूप से भाषण दीजिए, विचार व्यक्त कीजिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन किसी के प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचाइए। यानी मानहानि कानून वैध है और अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित नहीं करता है। न सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना वैध है। यानी मानहानि को सार्वजनिक रूप से गलत मानना वैध है और आपराधिक मानहानि अनुचित रूप से मुक्त भाषण को प्रतिबंधित नहीं करती है। यानी कि आप भाषण दे सकते हैं लेकिन आपराधिक मानहानि करिएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि आपको बोलने की आज़ादी तो है लेकिन प्रतिष्ठा का भी तो अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 का अंग है। न्यायालय के निर्णयों ने अन्य देशों पर भी भरोसा किया है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का जो अधिकार है उसमें प्रतिष्ठा का अधिकार यानी राइट टू रेपुटेशन भी शामिल है। यानी कि अपने जगह पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में आपको प्राप्त है, वहीं आपको प्रतिष्ठा का भी अधिकार है। किसी की बातें इंटेंशनल आपके प्रतिष्ठा को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए लिमिटेशन है। तो दोनों अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि कानून को वैध ठहराया है। मौलिक अधिकारों का जो संतुलन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ बैलेंस, इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो इतना बढ़ावा नहीं दिया जा सकता कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर एक और मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। क्योंकि प्रतिष्ठा का अधिकार भी तो मूल अधिकार है, क्योंकि जीने का अधिकार अपनी प्रतिष्ठा खोकर जीने का नहीं है, प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अलाउड सो मच रूम दैट इवन रेपुटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ आर्टिकल 21 वुड हैव नो एंट्री इनटू दैट एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने का है। नाउ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी आप समझना चाहेंगे कि क्या कहा है मानहानि के बारे में। पहला मामला महेंद्र राम बनाम हरनंदन प्रसाद 1958, 50 के दशक में ही 60 के दशक में आ गया था। वादी को उर्दू में लिखा हुआ एक लेटर भेजा गया, इसलिए उन्हें इसे पढ़ने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि वो उर्दू नहीं जानता था। इस संदर्भ में यह माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना
कि चूंकि प्रतिवादी जानता था, यानी लेटर भेजने वाला, कि जिसको भेज रहा है वो उर्दू नहीं जानता है और उसे सहायता की आवश्यकता होगी, इसलिए प्रतिवादी का कार्य मानहानि के समान है। जब भेजने वाले को पता है कि जिसको लेटर मिलेगा वो उर्दू नहीं जानता है, तो फिर उर्दू में क्यों भेजा? इस केस को मानहानि माना गया। राम जेठमलानी बनाम सुब्रमण्यम स्वामी 2006 का मामला इंटरेस्टिंग है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को यह कहकर राम जेठमलानी की मानहानि करने हेतु दोषी ठहराया कि उन्होंने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजीव गांधी की हत्या के मामले से बचाने हेतु एक प्रतिबंधित संगठन से धन प्राप्त किया था, ऐसा कहा था। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 15, ये लेटेस्ट मामला हुआ। यह इंटरनेट मानहानि के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। आप जानते होंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है 2000, उसकी असंवैधानिक धारा 66A को शामिल किया। 66A को सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में असंवैधानिक घोषित किया था, जो संचार सेवाओं के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने हेतु दंडित करती है। अब विधायक और सांसद अगर दोषी हो गए, चूंकि राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया गया और जब दोष सिद्ध हो गया 499 आईपीसी के तहत, तो सेक्शन 500 के तहत उनको 2 साल की सजा सुना दी गई, जो मानहानि के तहत अधिकतम सजा है। और जब सजा हो गई तो लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के सचिवालय ने उनको संसद सदस्यता से अयोग्य करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी बारे में ये लाइन है कि दोष सिद्ध एक सांसद को अयोग्य घोषित कर सकती है। अगर मानहानि का दोष सिद्धि हो जाता है तो एक कोई एमपी हो या एमएलए हो या एमएलसी हो, वो अयोग्य हो सकता है यदि जिस अपराध है उसे दोषी ठहराया गया है वह जनप्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट, शॉर्ट में आरपीए बोलते हैं, उसके धारा 8(1) में सूचीबद्ध हो। यानी कोई एमपी, एमएलए या एमएलसी तभी अयोग्य होगा यदि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए की धारा 8(1) के तहत जो अपराध लिखा हुआ है उसका दोष सिद्ध हुआ है उसमें उसको। अब धारा 153A जानिए क्या है। ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव के प्रतिकूल कार्य करना। या धारा 171E रिश्वतखोरी, या धारा 171F किसी चुनाव में अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध तथा कुछ अन्य खंड शामिल हैं। ये किसमें शामिल हैं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 8(1) में अपराधों का सूची है कि जो अपराध करेगा तो एक एमएलए, एमपी या एमएलसी अब अयोग्य हो सकता है ना। इसी मामले में आगे है कि आरपीए की धारा 8(3) में कहा गया है कि यदि किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 वर्ष की सजा होती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी मिनिमम 2 इयर्स अगर हो गया तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे वो एमपी हो लोकसभा या राज्यसभा का, या फिर एमएलए हो या एमएलसी हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। पहले क्या था? सजा मिल गया तो आप अयोग्य नहीं हुए। अगर आपने अपील कर दिया ऊंची अदालत में, आप अयोग्य नहीं होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गलत है। ये 2013 का जजमेंट है, 11 जुलाई 2013। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मुकदमा 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। जैसे ही निचली अदालत ने कहा आपको 2 साल की सजा मिल गई, उसी समय उसका जो मेंबरशिप है लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, देन एंड देयर समाप्त हो जाता है।
ये जजमेंट लिली थॉमस बनाम भारत सरकार 2013 में आया था। आप चाहे अपील कीजिए ऊंची अदालत में या ना कीजिए, अलग बात है। तो इसके पहले क्या था कि कोर्ट का अंतिम फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट जब अंततः कह दिया कि आप दोषी हैं तब आप डिस्क्वालीफाई होइएगा। लेकिन अब स्थिति 13 से है कि लोअर कोर्ट ने कहा, रेड सिग्नल दिया, दोष सिद्ध कर दिया, 2 साल के लिए सजा दे दिया, तत्क्षण सजा देते ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आपका संसद की सदस्यता या विधानमंडल की सदस्यता देन एंड देयर खत्म। तो ये राहुल गांधी को जैसे ही सूरत कोर्ट ने कहा कि आपको 2 साल की सजा दी जाती है, उसी समय खत्म हो गया। अब लोकसभा स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया है वो महज औपचारिकता था, ऑर्डर तो निकलना ही था, लेकिन वह औपचारिक है। यहां लोकसभा स्पीकर का कोई डिसीजन काम नहीं करता अलग से। 24 मार्च 2023 को लोकसभा स्पीकर की तरफ से, उनके सचिवालय की तरफ से आदेश आया कि संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और जो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत नोटिस जारी हुआ, उसमें राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसदीय जो सीट है वायनाड को वैकेंट घोषित कर दिया। अब यानी उस पर अब चुनाव हो सकता है। अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊपरी अदालत, कौन है ऊपरी अदालत, जैसे सूरत का मामला है तो गुजरात हाई कोर्ट हुआ और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हुआ, बरकरार रहती है तो राहुल गांधी अगले 8 साल तक चुनाव कोई भी नहीं लड़ सकते, न लोकसभा का चुनाव, न राज्यसभा का चुनाव, और न ही विधानमंडल का चुनाव। 8 साल कैसे हुआ? 2 साल की सजा, और सजा पूरा होने के बाद 6 साल और चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी 2 साल की सजा और अगला 6 साल सजा पूर्ण होने के बाद कुल 8 साल के लिए राहुल गांधी अपना चुनाव लड़ने की क्षमता यानी कि योग्यता खत्म कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो राहुल गांधी को योग्य ठहराने के एक दिन बाद, अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, अगर गुजरात हाई कोर्ट कहता है सजा, गुजरात हाई कोर्ट स्टे दे देता है तो भी काम नहीं होगा। अगर सजा पर स्टे दे देता है तो भी काम नहीं होगा। दोष सिद्धि जो हुआ है उसको भी स्टे देना होगा। मान ले कि 2 साल का जेल स्टे कर दिया तो भी काम नहीं होगा। क्या करना होगा? जो दोष सिद्ध हुए हैं यानी कि जो प्रूव हो गया है कि उन्होंने गलती की है, उस पर भी स्टे चाहिए। लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। कांग्रेस के पास वकीलों का दिग्गज समूह है, फिर भी इन लोगों ने अभी तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं। 1 घंटे में पवन खेरा के मामले में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गया था और राहत ले आया था। लेकिन राहुल गांधी के मामले में जो लीगल पोजीशन है कि राहत मिलने की बहुत कम संभावना है। क्यों? क्योंकि ऐसा केस अभी तक नहीं है। क्योंकि अगर 2 साल की सजा को स्टे दे दिया जाए, रोक दिया जाए, तो अभी दोष सिद्धि को कैसे कर देगा? बिना विचार किए और इस पर जब लंबे कोर्ट की प्रक्रिया किए बिना कैसे रद्द कर सकता है? नॉट पॉसिबल। तो हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिलने की संभावना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है। और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगा, ये जैसा कि कहा जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन एक याचिका इंटरेस्टिंग कल दायर की गई है, यानी कि 24 मार्च को एक रिट फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में 136 यानी SLP, और कहा गया है कि जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) है, जो कहता है कि दोष सिद्ध हो गए तो 2 साल की आपको सजा मिलेगी और आपका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक सदस्यता खत्म, उसी को चैलेंज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है, आपने चैलेंज किया है तो हम सुनेंगे। 5 अप्रैल का डेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट वैसे भी इन मामलों में अत्यधिक काइंड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को तुरंत सूचीबद्ध कर रहा है। आम आदमी का मामला भले 15 साल, 20 साल, 25 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनता है। ये सुप्रीम कोर्ट की विडंबना है, अब इसको क्या कहा जाए, लेकिन ये इश्यू है।
क्योंकि 1 घंटे में ये लोग राहत ले रहे हैं, लेकिन आम गरीबों का मामला 1 घंटे तो छोड़ दीजिए, 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान नहीं देता है और वो पेंडिंग है, व्यक्ति का डेथ हो जाता है और मामला सुप्रीम कोर्ट से ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अब रहा ही नहीं, तो उसका टेकअप मैटर कौन करेगा। विचार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी। बहरहाल लेसन है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि पब्लिक समझती है कि कुछ भी गाली दे दो, कुछ भी बोल दो सार्वजनिक रूप से, सब चलता है, लोकतंत्र है भाई, बोलने की तो आजादी है ना। गाली दो, ग्लॉस दो, किसी का प्रतिष्ठा डाउन कर दो, सारे मोदी चोर हैं, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क क्या पड़ता। भारत तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी है। और इसी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अभी अभी इंग्लैंड से आए हैं, लंदन से आए हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी ये अकेला नहीं है, ये लगातार गलती की है। पहले कहा कि चौकीदार चोर है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसके लिए राहुल गांधी को बार बार माफी मांगना पड़ा है। 3 मामले में राहुल गांधी को अभी तक मानहानि का दोषी किया जा चुका है, लेकिन बंदा ऐसा है कि समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये वाकई कमाल का राहुल गांधी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और खानदानी उनका अंदर सब कुछ है, लेकिन समझ कब आएगी ये समय बताएगा। बहरहाल वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आपको बताया हूं संपूर्ण मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बताया हूं और ये बताया हूं कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि को किस प्रकार व्याख्यापित करता है और सुप्रीम कोर्ट का कानून क्या है और किस तरह से सिविल रॉन्ग होता है और क्रिमिनल डिफेमेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मानहानि अभी ताज़ा खबर है और 499 और 500 जो आईपीसी की धारा है उसके बारे में भी मैंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।